मेरे जीजा जी अक्सर मुझे गंदी निगाहों से देखते रहते थे। मुझे हर समय अपने बदन पर दुपट्टा रखना पड़ता था, वरना वो मेरे शरीर पर नजर गड़ाते ज्यादा समय नहीं लगाते। एक दिन मैं सो रही थी, तभी वो मेरे कमरे में आए और अपने कपड़े उतारने लगे और कहा कि तुम मेरी हवस मिटा दो, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। मुझे उनकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मैं अपने कमरे में थी तो वो पीछे से आए और मेरे दबाने लगे। फिर जब मैंने देखा तो वो तो मेरा नाम अनु है। मेरे माँ पिता हमारे बचपन में ही गुजर गए। हम दोनों बहनों ने ही अपना ख्याल रखा और एक दूसरे की सहारा बनी। मेरी बड़ी बहन अनीता की शादी हो गई। मेरे जीजू मनोज एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मेरी दीदी ने मुझे भी अपने साथ ससुराल ले जाने का फैसला किया और जीजू ने भी हाँ बोल दिया और कहा कि आज से अनु की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों की है। दीदी की सास भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। खैर, मुझे वहाँ एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया और मेरी जिम्मेवारी वो लोग उठाने लगे। मेरे जीजू दीदी से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बहनें ऐसे घर में जाकर बहुत खुश थीं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने देखा कि मेरे जीजा जी मुझे गलत निगाहों से देख रहे हैं। मेरे पूरे बदन को इस कदर देख रहे थे मानो मैं उनकी वाइफ हूँ। पास में ही मेरी दीदी खड़ी होती, लेकिन उनकी निगाहें मेरी दीदी पर नहीं जबकि मेरे ऊपर होती थी और चलते फिरते मेरी तरफ कुछ इस तरह के इशारे करते थे जिनको देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था। मैं अपने मन में सोचती कि पता नहीं जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे मन में ख्याल आता कि साली के साथ तो वैसे भी हंसी मजाक तो चलती ही रहती है, इसमें मुझे उन पर ऐसा शक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वह तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और हम दोनों बहनों के लिए इतना कुछ किया है। मुझे ऐसे उनके बारे में सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मैं हर समय बस उनकी हर हरकत को मजाक में ले लेती और कभी भी उस बात को अपने दिल पर नहीं लेती। लेकिन हद तो तब हुई जब जीजा जी ने पूरी हद ही पार कर दी। अब तो वह खाना खाते वक्त टेबल के नीचे से मेरे पैर के पास अपना पैर ले आते और मेरे पैर के ऊपर अपना पैर फेरने लग जाते। कभी कभार मौका पाकर अगर कोई पास में ना होता तो मेरे बदन को छू लेते और कभी कभी तो मुझे दूर से चुम्बन भी करते थे। अब तो मुझे यह सब हरकत मजाक नहीं लग रही थी। मुझे जीजा जी पर शक होने लगा कि जरूर इनके मन में कुछ गलत चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में दीदी से बात की जाए। तभी मेरे मन में आया कि नहीं पता दीदी पर क्या गुजरेगी, और वैसे भी वह जीजा जी से इतना प्यार करती है और आखिर करें भी क्यों ना। जीजा जी ने इतना कुछ तो किया था हमारे लिए, इस वजह से मेरी दीदी के लिए तो मेरे जीजा जी भगवान ही बन चुके थे। जीजा जी के अलावा मेरी दीदी को कुछ भी नहीं सूझता। हर समय उनके आगे पीछे घूमना जैसे उनकी आदत बन गई थी। इसीलिए मैं अपनी दीदी को यह सब बताकर निराश नहीं करना चाहती थी। और एक मेरे मन में यह भी डर था कि पता नहीं वो मेरा विश्वास करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि दीदी तो जितना जीजू पर विश्वास करती थी उतना तो शायद भगवान पर भी ना करती हो। इसीलिए मैंने अपने कदम वहीं पर रोक लिए और दीदी को सब कुछ बताने का फैसला टाल दिया। और फिर मेरे मन में आया कि जीजा जी की माँ भी तो घर में ही रहती हैं। अगर उन्हें इस कदर पता चल गया तो पता नहीं वो हम दोनों बहनों के साथ क्या करेंगे और हम लोगों पर ही दोष लगाकर हमें घर से निकाल देंगे। मैं अपनी दीदी के लिए यह सब बर्दाश्त करती रही। जब जीजा जी का काम से आने का समय होता तो मेरे तो पूरे बदन पर पसीना पसीना आ जाता और मन बहुत घबराने लगता। हर समय मन में यही ख्याल रहता कि पता नहीं आज वह क्या हरकत करेंगे। मुझे तो हर समय
उनसे डर सा लगने लगा था। जब भी वह सामने आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मैं घबराने लग जाती। आखिर में उनकी इस हरकत का शिकार होती जा रही थी। अब तो मेरे जीजू मेरे शरीर को इस तरह देखते थे कि मानो उनके मन में बहुत ही बड़ा पाप चल रहा हो। मुझे हर समय जीजा जी के सामने अपने तन पर दुपट्टा रखना पड़ता था। अगर कभी कभार मैं दुपट्टा लेना भूल जाती तो वो इस कदर मेरे बदन को देखते मानो उनके मन में हवस जाग रही हो, और यह मेरी बात बिल्कुल सही थी। उनके मन में हवस ही थी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीजा जी के सामने इस कदर रहूंगी। मैं तो अपने जीजा जी में अपने पिताजी जैसी रूप देखती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह ऐसा इंसान निकलेगा। शुरू शुरू में मेरी दीदी से इतना प्यार करने वाला इंसान अब मेरी दीदी को पूछता तक नहीं था। हर समय बस मेरे ऊपर ही नज़र गड़ाए रखता था। मुझे उसकी ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। मेरा मन तो करता था कि इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मेरे पास दीदी के बारे में सोचने के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं हर समय बस दीदी का ख्याल करके चुप रह जाती। मैं अपनी दीदी की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शायद मेरे इसी डर को मेरे जीजा जी ने मेरी कमजोरी मान ली। उनका किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाना और मेरे सामने अपनी शर्ट उतार देना और बोलना कि इसके बटन लगा दो। भला मैं क्यों उनके शर्ट के बटन लगाऊं? वह यह काम दीदी से भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्हें तो बस मेरे सामने ही आना होता था। लेकिन फिर मैं क्या करती? थक हार कर मुझे बटन लगाना पड़ता। बटन वह जानबूझकर तोड़ लेते ताकि मेरे सामने अपनी शर्ट उतार सकें और गंदी हरकतें कर सकें। मेरी दीदी इतनी भोली थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह यही सोचती थी कि मैं उनकी बेटी के जैसी हूँ और जीजा जी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वह जीजा जी पर इतना विश्वास करती थी कि उनके मन में इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई वहम नहीं होता था। वह कभी भी जीजा जी से कुछ नहीं कहती थी जब वह मेरे कमरे में आते थे, क्योंकि उनके मन में कोई पाप ही नहीं था। उन्हें लगता था कि वह मेरे पिता समान हैं और एक पिता की तरह ही देखभाल करते हैं, और कॉलेज के बारे में पूछने के लिए मेरे कमरे में आते हैं। लेकिन वह तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने के लिए आते थे। अब तो जीजा जी की हरकतें इस कदर बढ़ गई थीं कि सहन भी करना मुश्किल हो गया था। रात को सोते वक्त भी मुझे इतना डर लगता था कि मनोज जीजा जी कहीं मेरे पास ना आ जाएं। बस मैं तो सवेरे होने का इंतज़ार करती थी और कब कॉलेज के लिए निकल जाऊं। मेरा तो मन यूं ही करता था कि पूरा दिन कॉलेज में ही रहूं, लेकिन आखिर मेरी कहाँ चलने वाली थी। बस कुछ घंटों के लिए कॉलेज जाना, उसके बाद घर आ जाना, और जब से यह हरकतें शुरू हुई हैं तब से जीजा जी रोज़ाना जल्दी घर पर आने लगे और मेरी तरफ गंदी गंदी हरकतें करने लग जाते हैं। मेरा तो जीना दुश्वार हो चुका था। आखिर मेरे पास इस समस्या का हल भी नहीं था। एक दिन जीजा जी के साथ उनका दोस्त भी आया जिसका नाम रवि था। जीजा जी ने कहा कि यह मेरा बचपन का दोस्त है। इसके मम्मी पापा किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि यह हमारे घर पर आ जाए और यहीं पर रुक जाए। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ, सही बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, आपका दोस्त है और वैसे भी इतना बड़ा घर है, यह एक कमरे में रह लेगा। तभी सब लोगों ने खाना खाया। फिर रवि भी कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं घर पर ही रह लूँगा। बस खाने की दिक्कत थी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी दीदी कहने लगी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गेस्ट रूम में आप रुक जाइए। जब आपके माता पिता आ जाएं तब आप चले जाना। तभी रवि कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। जीजा जी ने कहा ठीक है फिर,
रवि चला गया और जीजा जी की हरकतें फिर से शुरू हो गईं। जब तक वह घर में था तब तक जीजा जी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसी के साथ बातों में लगे रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे मन में तो बस यही दौड़ रहा था कि काश मेरे जीजा जी इसी तरह हमेशा रहने लग जाएं। खैर, मेरा तो जीना दुश्वार हो रखा था। मेरा दम घुटने लगा था। अब तो आखिर मैं अपनी परेशानी किसे बता सकती थी। कोई भी नहीं था जो मेरी मुश्किल को समझकर इसका हल निकाल सके। अपनी दीदी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उनकी खुशियों को नहीं छीन सकती थी। और इसी चीज का फायदा उठाते उठाते जीजा जी ने सारी हदें पार कर दी। अब तो जो होने वाला था उसका तो मैं जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देखा कि जीजू कमरे में आए और अंदर से दरवाज़ा बंद करने लगे। मैं झट से खड़ी हो उठी और बोली कि आप दरवाज़ा बंद क्यों कर रहे हैं? मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। तभी वह कहने लगे कि चिल्लाओ, मेरा क्या जाता है, बिगड़ेगा तो तुम्हारी बहन का ही ना। तभी मैं दीदी के बारे में सोचकर चुप हो गई। वह इस तरह हैवानों की तरह हंस रहे थे, मानो उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अपने जीजा को एक अच्छा इंसान समझने वाली मैं अपनी भूल का बार बार पश्चाताप कर रही थी कि इससे घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तभी जीजा जी मेरे पास आए और अपने कपड़े उतारने लगे। तभी मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया और कहा कि प्लीज़ मुझे बख्श दो। तभी वह कहने लगे कि तू मेरी हवस मिटा दे, वरना मैं तेरी दीदी को मार डालूंगा। और अगर एक बार वह मर गई उसके बाद तो तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तू एक रात में ही मेरी सारी इच्छा पूरी कर दे। जीजा जी की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जाल में फंस चुकी हूँ। मैं बार बार भगवान को याद कर रही थी कि किसी भी तरह मुझे इस इंसान के चंगुल से निकाल दो। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता है। सिर्फ अपनी हवस के चलते वह क्या क्या कर जाते हैं। यह सब मेरे जीजा जी में था। मेरी दीदी के साथ प्यार का नाटक करते थे और मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते थे। मेरी दीदी इतनी भोली थी, इतनी अच्छी थी कि उन्हें धोखे में रखना तो उनके लिए आम बात बन गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। खैर, जीजा जी मेरे नज़दीक आने लगे और मेरे होठों पर हाथ फेरने लगे। तभी अचानक जीजा जी की माँ की आवाज़ आई। वो कहने लगी कि मनोज, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तभी जीजा जी ने झट से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चले गए। मैं भी डरी सहमी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। वो फ़ोन पर बातें करने के बाद दीदी से बात कर रहे थे, जो मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह दीदी से सरेआम झूठ बोले जा रहे थे कि मैं तो अनु के कमरे में था, उसके कुछ सवाल जवाब समझ में नहीं आ रही थी और कल उसका टेस्ट है, इसलिए वह समझाने के लिए वहाँ गया था। तभी दीदी मुस्कुरा रही थी और उन्हें कह रही थी कि आपके जैसा अच्छा इंसान तो किसी को मिल ही नहीं सकता। मैंने ज़रूर बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जिसका फल मुझे आपके रूप में मिला है। आप जैसा जीवन साथी पाकर तो मैं बिल्कुल धन्य हो गई हूँ। आप मेरा और मेरी बहन का कितना ख्याल रखते हैं। आप अनु को तो अपनी छोटी बहन के जैसे ही मानते हैं। आप इतने थके हुए काम से लौटे थे, फिर भी आप अनु के पास पढ़ाई में सहायता करने के लिए उसके कमरे में चले गए। कितने अच्छे इंसान हो आप। मुझे दीदी के मुंह से यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह इंसान अच्छा है या बुरा। यह सब तो मेरे दिल को पता है कि यह कैसा है और यह
कौन सा पढ़ाई करवाने आया था, यह तो कुछ और ही करने आया था। अगर सही समय पर उनकी माँ की आवाज़ नहीं लगाई होती तो पता नहीं ये इंसान मेरे साथ क्या क्या कर जाता। और दीदी को इस कदर धोखे में देखकर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्लान बना लिया कि मैं कल दीदी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। मुझे आगे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं खुद के साथ इस तरह इज्जत का खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकती थी। यह इंसान हम दोनों की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा था जिसका इसको खुद को समझ में नहीं था। लेकिन मैं अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली, यही सोचकर मैं अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन सवेरे होते ही दीदी और जीजू कहीं पर निकल गए। मैंने जीजू की माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि हमारी रिश्तेदारी में किसी का कोई काम आ गया है, जिसकी वजह से उन दोनों को जाना पड़ा। शाम तक लौट आएंगे। खैर, मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी कि दीदी शाम तक आ जाएंगी और मैं सब कुछ उनको बता दूंगी। लेकिन रात को वह देर रात से आई, इसलिए मैंने सोचा कि कल सवेरे ही बताऊंगी। सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन रात को 11 बजे के आसपास मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने मन में विचार किया कि ये जीजू ही हैं और वह आकर मेरे पूरे कपड़ों को उतारने लगे और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको दूर धक्का दिया और अपने कमरे की लाइट जलाई। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह मेरे जीजू नहीं बल्कि उनके दोस्त रवि हैं, जो उस दिन हमारे घर पर आए थे। उसे देखकर मैं एकदम से चकरा गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने मेरे मुंह पर काफ़ी हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सब लोगों को सुनाई दे गया और जीजू, दीदी और उनकी माँ झट से मेरे कमरे में आ गईं और कहा कि क्या हुआ। तभी रवि को ऐसे कमरे में देखा तो वह लोग भौचक्का रह गए। वह पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मैंने सब बातें कह डाली और कहा कि यह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जीजू ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसको 4 तमाचे दे मारे। तभी रवि कहने लगा कि मैं उस दिन जब खाना खाने के लिए घर पर आया था तो मेरी नज़र अनु पर पड़ी थी। उसके बाद से मैं अनु को पसंद करने लगा और इसे रोज़ कॉलेज जाते हुए देखने लगा, लेकिन कभी भी इससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे मन में इसके लिए इतना ज़्यादा हवस जाग गई कि मुझे अपनी हवस को मिटाना ही था। इसलिए मैंने आज मौका पाकर इसके साथ यह सब करने की सोची और उसके कमरे में घुस गया। लेकिन समय रहते इसने लाइट जला दी और सब लोगों को बुला लिया और मेरा भंडा फूट गया। अब तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि इस पर हाथ उठाने से क्या है, कल रात तो आप भी यही करने वाले थे। तभी जीजू की नज़रें झुक गईं। दीदी ने कहा, यह क्या बातें कर रही हो? बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो कि किस पर उंगली उठा रही हो। तभी मैंने दीदी को सारी बातें बताईं। दीदी की आंखों में आंसू थे। वह खुद को संभाल ना पाईं और एक सोफे पर जाके बैठ गईं। दीदी की सासू ने जीजू से पूछा कि क्या अनु सही कह रही है। तभी जीजा जी ने हाथ जोड़ लिया और बोले कि हाँ, कुछ समय के लिए मैं भटक गया था, लेकिन कल जब हम किसी रिश्तेदारी में गए थे तो वहाँ पर भी यही केस हुआ था कि मेरी रिश्तेदार की बहन के साथ किसी ने ज़बरदस्ती कर ली थी। तब मुझे एहसास हुआ कि जब अपनों के साथ ऐसा कुछ होता है तो कैसा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं अनु को अपनी छोटी बहन मानूंगा और पीछे जो सारी गलतियां हो गईं उन सब की माफ़ी मांग लूँगा। इसलिए कल सवेरे मैं तुम सब से माफ़ी मांगने वाला ही था, लेकिन आज रात को यह हो गया। तभी मेरी आंखें खुल गईं और मुझे समझ में आ गया कि जीजा जी सुधर चुके हैं। तभी रवि को पकड़ा और जीजू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब जीजू मुझसे और मेरी दीदी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्होंने समय रहते सब कुछ समझ लिया था।
तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो में कोई दिक्कत लगती है तो वो भी आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों, आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन लगा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी डाली हुई स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की कहानी में, सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।